गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। हमने अपने लास्ट सेशन में आधुनिक भारत के इतिहास में जो विदेशियों का आगमन और साथ ही साथ विदेशियों द्वारा भारत में अलग अलग जगह जो विदेशी कंपनियों की स्थापना की बात थी, उसकी हमने चर्चाएं कर ली थी। आपने देखा कि भारत में सबसे पहले आने वाले जो विदेशी हैं वो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों के बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, अलग अलग विदेशियों का भारत में आगमन रहता है। और भारत में आगमन के बाद में सभी ने अपनी अपनी व्यापारिक कोठियां, अपने अपने व्यापारिक केंद्र यहाँ स्थापित कर लिए थे। इसी कड़ी में आपने देखा कि अंग्रेजों की ओर से जो भारत में व्यापार की अनुमति के लिए आने वाला एक राजदूत था, वो 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में आता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि हॉकिंस के बाद जो 1608 में हॉकिंस व्यापार की अनुमति के लिए आता है, उसके बाद में 1615 में दूसरा जो व्यापारिक राजदूत हम कह सकते हैं सर टॉमस रो, ये भी 1615 में जहांगीर के काल में आता है और व्यापार के लिए यहाँ पर वार्ताएं करता है। अब इस कड़ी में अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने अपने आप को पूरे भारत में एक अलग तरीके से मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित कर लिया था। लगभग हम 1632 की बात करें तो 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा बंदरगाह को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने उस समय लगभग 500 पौंड वार्षिक दर, गोलकुंडा जो बंदरगाह है इसके लिए उन्होंने लगभग 500 पौंड ये वार्षिक दर रखी थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने किराए पर इस गोलकुंडा बंदरगाह को ले लिया था। उसके बाद में 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को ले लिया और यहां मद्रास में एक मद्रास में इन्होंने सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनवाया था। सेंट जॉर्ज दुर्ग का निर्माण यहां पर करवाया, किले का यहां पर निर्माण करवा लिया। ठीक है, उसके बाद में 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ में करवाते हैं। और राजकुमारी कैथरीन के साथ जब चार्ल्स द्वितीय का विवाह करवाया जाता है तो इन्हें बदले में जो मुंबई है वो दहेज के रूप में दिया गया था। और इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेजों की जो पकड़ है वो भारत में मजबूत होती गई। वहीं लगभग 1698 ईस्वी की बात करते हैं तो एक जमींदार से 1200 रुपए में इन्होंने कुछ स्थानों को लिया था। तो एक तो आता है गोविंदपुर, एक आता है सुतानती और एक आ जाता है कोलकाता। और इस प्रकार से इन्होंने भारत में अपने मजबूत जो पकड़ है वो कर ली। अब इसी कड़ी में अगर देखें तो लगभग 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर के दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल भारत आता है और इस प्रतिनिधि मंडल में सदस्य के रूप में आते हैं हैमिल्टन वास्तव में एक चिकित्सक थे। हैमिल्टन की बात करते हैं तो हैमिल्टन एक चिकित्सक थे। ठीक है, और हैमिल्टन चिकित्सक जब आते हैं तो कहा जाता है कि जब फर्रुखसियर की तबीयत खराब हो रही थी उस समय हैमिल्टन ने उनकी सहायता की और हैमिल्टन के इस योगदान के लिए फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ रियायतें दे दी गई। और इस प्रकार से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और यही व्यापारिक गतिविधियां लंबे समय तक चलती रही। और लंबे समय तक चलने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं, इन व्यापारिक मामलों के साथ साथ अब यहां पर राजनीतिक मामले शुरू हो गए। राजनीतिक मामले, और राजनीतिक मामलों की शुरुआत भारत में सबसे पहले बंगाल प्रांत से आती है। जी हां, आपको पता होगा कि बंगाल प्रांत में जो नवाब सिराजुद्दौला हैं उनके साथ अंग्रेजों का संघर्ष होता है। और इस संघर्ष के लिए कहा जाता है कि भी ये जो संघर्ष रहा जिसे आप सभी जानते होंगे कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, जो प्लासी का युद्ध था, इस प्लासी के युद्ध के लिए कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जो नींव बंगाल में रखी गई थी, ये
इस प्लासी के युद्ध के द्वारा ही रख दी गई थी। तो आगे की हम कड़ी में इन दोनों ही युद्ध की बात करने वाले हैं कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव रखता है जिसे हमने प्लासी का युद्ध कहा, और एक आता है बक्सर का युद्ध जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक शासन की शुरुआत भारत में कर दी थी। कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का जो युद्ध हुआ वो युद्ध होता है 23 जून 1757। 23 जून 1757 ईस्वी को एक प्लासी का युद्ध हुआ, और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको स्थापित करने के लिए प्रयास किया। और इस समय जो बंगाल के नवाब थे, प्लासी का जो युद्ध होता है ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये युद्ध होता है। यहीं पर इस युद्ध में कहा जाता है कि जो बंगाल के नवाब थे इनका एक सेनापति था मीर जाफर। बंगाल के जो सेनापति मीर जाफर, ये भी इस युद्ध में शामिल थे, और मीर जाफर के द्वारा विश्वासघात किए जाने के बाद ही बंगाल के नवाब की हार होती है। और लॉर्ड क्लाइव की अगर हम बात करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने बंगाल पर अधिकार करके क्लाइव ने बंगाल में दोहरे शासन की नींव रखी। और जैसे ही बंगाल में दोहरे शासन की नींव रखी जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लासी का युद्ध है, इस युद्ध ने, प्लासी के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव बंगाल में रख दी। हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी शासन की भारत में जो राजनीतिक गतिविधियों के रूप में शुरुआत है वो हो गई थी। इस युद्ध के बाद में एक दूसरे युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर युद्ध दूसरा महत्वपूर्ण, बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1757। और बक्सर युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मुगल बादशाह हैं, मुगल बादशाह, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया। वहीं अगर हम बात करते हैं अवध के नवाब, सुजाउद्दौला, ठीक है, अवध के जो नवाब हैं सुजाउद्दौला, और इनके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बंगाल के नवाब, बंगाल से आ जाते हैं मीर जाफर के दामाद मीर कासिम, मीर कासिम। इन तीनों ने ही युद्ध किया किसके साथ में, तो इन तीनों ने युद्ध किया है हेक्टर मुनरो के साथ, मेजर हेक्टर मुनरो। अब आप यहां देखिए दो अलग अलग युद्ध हैं, लेकिन जो बक्सर का युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1764 को, इस युद्ध के बाद में कहा जाता है कि जो भारत है, इस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की वास्तविक शुरुआत हो जाती है, वास्तविक शुरुआत ये बक्सर के युद्ध से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग जो विदेशी हैं उनका आगमन होता है और भारत की व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में वो अपना अहम रोल कर देते हैं। अब इसी कड़ी में आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस तरीके से इन सभी विदेशी कंपनियों ने अपने अपने गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय इस प्रकार के पद सृजित किए और भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को पूर्ण किया। इसी प्रकार के अच्छे कंटेंट के लिए अपने वीडियो के साथ में बने रहिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वेट कीजिएगा आने वाली नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।